नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और जिसका इंतजार था वो वक्त आ चुका है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि बैटल ऑफ बिहार के लिए मोर्चा ठीक 1 महीने के बाद तैयार हो जाएगा। यानी कि 6 नवंबर को जहां पर बिहार की 121 सीटों पर फर्स्ट फेज के चुनाव में वोटर अपना फैसला सुनाएंगे, तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटर्स फैसला, साथ ही 11 नवंबर को अपना पसंदीदा नेता चुनेंगे। जनता ने किसको चुना है सत्ता की कुर्सी के लिए, इसका फैसला 14 नवंबर को सामने आएगा। बिहार के 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मतदाता ये बताएंगे कि एसआईआर या घुसपैठ किस मुद्दे से उनको कितना फर्क पड़ा। 14 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ एनडीए बाजी मारेंगे या फिर तेजस्वी के साथ महागठबंधन दम दिखाएगा। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार का चुनावी कैलेंडर किन तारीखों की तरफ इशारा करता है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। तो आइए सवाल आपके सामने रखती हूं और फिर उसके बाद दहाड़ में करेंगे चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, चुनाव का ऐलान ये जंग नहीं आसा, सियासी रण का आगाज, किसके सिर सत्ता का ताज, नीतीश, तेजस्वी या कोई और, बिहार का कौन सिरमौर, घुसपैठ या फिर एसआईआर, चुनाव में किसका असर, मोदी का ज्ञान, नीतीश को मिलेगा अभय दान। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सत्येंद्र राघव हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार राजन हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, जेडीयू के नेता धीरज सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपी आर से रंजन सिंह हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और कुंतल कृष्णा जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत सारे मुद्दे सियासी मैदान में नजर आए, जिसमें एसआईआर से लेके घुसपैठ का मुद्दा सेंटर में देखने को मिला, फिर पलायन, बेरोजगारी, ये सारे के सारे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन रणनीति क्या है एनडीए की? और एनडीए के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये विपक्ष बार बार पूछ रहा है। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बिहार के नए भविष्य के लिए ऐलान हो गया। ये चुनाव जो है ना पूर्णिमा जी, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार में भविष्य में बिहार कैसा होगा इसकी पूरी खाका तय करेंगे। इसीलिए इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और चुनाव तो हम जीत चुके हैं, चूंकि विपक्ष पस्त है। विपक्ष पूरी तरीके से पस्त है, विपक्ष बेचैन है। उनकी बेचैनी का आलम यह है कि जब वो खुद चुनाव नहीं जीत रहे हैं, ये बात उन्हें पता चल गया है, तो अब वो प्रॉक्सी प्लेयर लेके आ रहे हैं। ये पीके टीके टाइप लोग प्रॉक्सी प्लेयर हैं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के। विपक्ष जब इतना हताश है, इतना निराश है, तो फिर क्या कहें। वैसे भी विपक्ष, भाई बिहार के सामने आज के दिन में 2 ही विकल्प हैं। राजनीतिक रूप से बिहार के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है एनडीए के साथ बिहार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, जो बिहार में बीमारू राज्य की बात नहीं होगी। अब बिहार विकसित राज्य हो चुका है। और दूसरा विकल्प है बिहार को यू टर्न ले ला करके फिर से वापस उसी जंगल राज की तरफ ले जाना। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बिहार की जनता क्या चाहेगी। बिहार को नेक्स्ट लेवल का डेवलप्ड स्टेट बनाना चाहेगी या वापस उसी जंगल राज की तरफ ले जाना चाहेगी। इसीलिए चुनाव में अब हमें स्पष्टता और हो गई है।
225 सीटों के साथ हम ये चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार राजन, आरजेडी की स्ट्रैटेजी क्या है? आपने एसआईआर को लेकर बहुत हवा बनाने की कोशिश की, ऑन ग्राउंड पर उसका बहुत ज्यादा असर दिखता नहीं है। आपने वोटर यात्रा निकाली, उसका कितना असर रहा ये आपका इंटरनल सर्विस ज्यादा बेहतर बताता होगा। लेकिन एक तरफ बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ बढ़ रही है, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अगर चुनाव मैदान में दावा जैसा आप कर रहे हैं कि आरजेडी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा क्या है रणनीति में जो वोटर के मन में घर कर पाएगा और फायदा आपको मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा? पूर्णिमा जी देखिए, इन लोगों का जो जब सत्ता पक्ष से आप बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो सीधे 2005 के पहले जाएंगे, क्योंकि इनके पास 71,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके पास पुल गिर रहे हैं, उसके कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके पास कोई गणित भूगोल तथ्यात्मक चीज नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो नीति आयोग आता है, बिहार अभी तक पिछड़ा क्यों है, कुपोषण ग्रसित राज्य क्यों है, बीमारू राज्य क्यों है, एजुकेशन में ड्रॉप आउट क्यों है। एनसीआरबी के क्राइम के रिपोर्ट में बिहार की जो 2004 और 2019 के संदर्भ में अगर आप रखेंगे डाटा की मैं बात कर रहा हूं, तो बलात्कार 8,000 जब हुए थे 2004 में, 2019 में 18,000 कैसे हो गए? इनके पास इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अपहरण 2004 में जब 2,500 हुए थे, 2019 में 10,000 कैसे हो गए थे? दरअसल ये 2005 के पहले का जो भूत है, 80%, 85% जो हाशिए की जनता थी, सदियों से प्रताड़ित जनता थी, जब उसको लालू जी ने मुख्य धारा में ला दिया, वो शोषण को छोड़कर शोषक जो है, जो सदियों से शोषण हो रहा था जिसका, वो शासक बन गए, नियंता बन गए। इनको पचता नहीं है, इनको पेट में इतनी दर्द होता है कि उनका भूत जो है 2004 के पहले चले जाते हैं। आखिर आप कोई डाटा प्रस्तुत करेंगे 2 कार्यकाल के समक्ष, तभी तो निष्कर्ष निकलेगा कि बेहतर कौन था। तो आप उसके बाद की बात कर लीजिए ना। आज बिहार 73% भूभाग, उसके बाद की बात कर लीजिए ना, फिर इसका रोड मैप क्या था? उसके बाद की बात कर लीजिए, लेटेस्ट बात कर लीजिए। मौका क्यों नहीं मिल पाया? मौका हमने लगातार संघर्ष किया, हमने सामाजिक क्रांति किया था, अब आर्थिक क्रांति करेंगे। पिछली बार 2020 के चुनाव में आपने देखा कि माननीय तेजस्वी जी ने जो कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, हमने करके दिखाया है आम जनता को। पिछली चुनाव हम जीत रहे थे। इन्होंने लास्ट टाइम में जो चुनाव का जो गिनती 10 बजे रात में डिक्लेयर होना चाहिए, वो 4 बजे सुबह में करके इन्होंने घपलाबाजी की। आज भी देखिए चुनाव आयोग के द्वारा जो घोषणाएं हुई, प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर आज भी वैसा ही है। ठीक है, जैसे 2 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया पर था। कुंतल जी जवाब देंगे। पूर्णिमा जी 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर। आज देखिए कल क्यों नहीं घोषणा हुई चुनाव के? ठीक है सर, वो इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की। ठीक है सर, इसमें संशय है कि नहीं? विश्वसनीयता नहीं, ये तो आप बताइए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संशय क्यों आपको लगने लगता है? ये तो आप तय करिए। किया गया था। ठीक है, ये तो प्रश्न है ना। कुंतल जी जवाब देंगे जल्दी से। कुंतल जी, सर बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर बिहार में आज भी पलायन है, अगर बिहार में आज भी बेरोजगारी, अगर बिहार में आज भी अपराध है, अगर बिहार में आज भी नौकरियां नहीं है, तो बताएंगे ना फिर कि कितने समय में क्यों नहीं कर पाए? पूर्णिमा जी, बिहार में अगर आज भी पलायन है तो उसके लिए जिम्मेदार इनका राज है, वो जंगल राज है। ये डेटा की बात करते हैं। 15 साल में 3 साल ऐसे रहे, 3 साल ऐसे रहे जब जीडीपी 0% से नीचे था। डॉक्टर साहब, राजन जी डिबेट के डेकोरम को आप बरकरार रखें। मैं आपकी बात सुन रहा था ना, आप झूठ बोल रहे थे, फिर भी मैं सुन रहा था। मेरी सच्चाई सुने। जीडीपी निगेटिव था। अरे ऐसा है पूर्णिमा जी डिबेट का एक डेकोरम होता है। क्योंकि मैं यहाँ आपसे डिबेट करने आया हूं, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। मैं आपकी बात सुन रहा था ना। ये आप वो आरजेडी वाले वो बदमाशे लफंगों की तरह बात मत करें। लफंगे आप होंगे, जीडीपी माइनस में था इनके समय। ये है सच्चाई भाई। ये 2005 के पहले 3 वर्ष
2005 के पहले 3 वर्ष ऐसे थे जब बिहार का जीडीपी माइनस में था, माइनस में। एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं, एनसीआरबी के डेटा के समय हालात ऐसे थे कि जंगल राज हमने नहीं कहा, जंगल राज कहा था उस समय के एक माननीय न्यायाधीश ने। बिहार में तो ये शासन इन्होंने दिया और इन्होंने जो गड्ढे बनाए थे वो भरते भरते 20 साल लगा। पूर्णिमा जी जानती है क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया? देखिए फिर अरे भाई, अरे राजन जी सुन लीजिए, राजन जी सुन लीजिए, राजन जी या तो आप ही बोल ले, बताइए तो सही। पूर्णिमा जी आप इन्हीं को बोलने दें, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। किस परिप्रेक्ष्य में कहा था? पूर्णिमा जी राजन जी जवाब ले लेंगे प्लीज, राजन जी बोलने दें, आप इन्हें बोलने दें। राजन जी जवाब लेंगे, आपने सवाल पूछे हैं तो जवाब तो सुन लीजिए ना फिर। कृपया डिबेट का डेकोरम। ठीक है कुंतल जी प्लीज अब अपनी बात डिबेट को का प्लीज डेकोरम कंप्लीट समझाएं करेंगे, मैं पूर्णिमा बाकी जी। मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगी उसके बाद प्लीज। पूर्णिमा जी आपने पूछा ना कि पलायन क्यों है? पलायन इसलिए है कि 15 साल में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई उसको हटाते हटाते हमें 20 साल लग गए। और इस साल जब हम और आप बात कर रहे हैं ना, बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 1 लाख करोड़ का हो चुका है और 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन है। आज हम वैसी जगह पे बैठे हुए हैं, 1 करोड़ रोजगार बनाने की स्थिति में आज हम हैं। पटना से बिहार के किसी भी कोने में जाने में मात्र 4 घंटे लगते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया है। आज हम वहां खड़े हैं, इसीलिए बिहार का यह चुनाव निर्णायक है। पूर्णिमा जी ठीक है, अब धीरेन्द्र कुशवाहा साहब, कांग्रेस का रोल महागठबंधन में कितना दिखते हैं? क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर सीट्स फाइनलाइजेशन नहीं हुए हैं। पिछली बार भी जितनी सीटें आपको देने की बात की जा रही थी बहुत ज्यादा उस पर खुश नहीं थे। अभी पहले ये तो तय कर लीजिए कि कितनी सीटें मिलेंगी, कब तय कीजिएगा? अब तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, कैंडिडेट्स भी फाइनल करने होंगे, तो जमीनी स्तर पर जिन कैंडिडेट्स को फाइनल करेंगे वो अपना काम तो कर पाए, तभी तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जितना ज्यादा समय आपके पास रहेगा सत्येंद्र राघव जी, उतना ही बेहतर रहेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार की जनता को उस दिन का इंतजार था जो चुनाव की डेट का, वो चुनाव डेट आ गई और रिजल्ट भी चाचा नेहरू के जन्मदिन पे आएगा तो पूरा देश उसको मनाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बिहार की स्थिति है, जिसमें नीतीश कुमार जी पूरी तरह असहाय हो चुके हैं और अभी बीजेपी के मेरे भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव भविष्य के लिए होगा, तो ये खुद मानते हैं कि भविष्य के नए नेता के लिए चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए चुनाव नहीं। और नीतीश जी भी ये जानते हैं कि मुझे एकनाथ शिंदे बना देंगे तो वो भी बहुत ही तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सीट शेयर का आपने बात की, उसकी मीटिंग होगी क्योंकि पहले से ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। और गठबंधन इस बार अगर 2020 की तुलना में देखें तो 0.03 का अंतर था और जो ये 225 सीट की बात कर रहे हैं, इनके तो मात्र 74 सीट आई थी, आरजेडी के 75 सीट आई थी। ये भूल रहे पिछला चुनाव का। तो जिस तरीके से बिहार को माफियाओं के हवाले छोड़ दिया, जो शराबबंदी करके जो माफियाओं को पनपाया है, जो कम से कम लाखों केस आम लोगों के, गरीबों के खिलाफ इन्होंने लगा रखे हैं आज, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को ऐसा करके मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं और एक स्टेट में प्रधानमंत्री का आना और उनका घोषणा करना, मुख्यमंत्री का काम है घोषणा। हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं योजनाओं का, आप एक छोटी सी योजनाओं भी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बात से आंकलन कर लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या होगी। क्यों नीतीश कुमार ने घोषणाएं नहीं की? नहीं, कहाँ की? जो नीतीश कुमार ने कोई घोषणाएं नहीं की, आरक्षण की घोषणा नहीं की, महिलाओं के लिए पैसों। और अगर ऐसी बात है तो फिर राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? फिर राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी नहीं तो प्रधानमंत्री अगर चेहरा है एनडीए का, तो उनके जाने से बिहार में समस्या क्या है? वो तो हर राज्य में जाते हैं, स्टार कैंपेनर है उनका चुनाव। करने लग जाएंगे नहीं, वो तो स्टार कैंपेनर है ना सत्येंद्र राघव जी। किसी के जाने आने से कैसे तय होगा? इसी पर चुनाव लड़िएगा क्या राघव साहब? इसी पर चुनाव लड़िएगा क्या? इसी पर वोट मिलेंगे क्या? 10,000 रुपए प्रति सर, इस पर जनता वोट नहीं देगी ना कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं ऐलान करने के लिए। इस पर थोड़ी जनता वोट देगी। क्यों नहीं देगी? मुख्यमंत्री कैसे देगी सर? मुख्यमंत्री अगर आप मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर जाने से जनता आरजेडी या कांग्रेस को वोट दे देगी? प्रदेश का मैंडेट है मुख्यमंत्री के लिए। अगर मुख्यमंत्री अपनी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री किस बात के मुख्यमंत्री? अरे सर, अपनी यूएसपी बताइए ना। दूसरे की कमियों को लाकर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कब तक करते रहिएगा सर? कब तक करते रहिएगा?
भाई आप सत्ता का विकेंद्र करेंगे, हर चीज प्रधानमंत्री प्रदेश से जिले में आके नहीं कर पाते। ये थोड़े ही आप तय करेंगे, तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ना। क्यों हम वोटर है, हमारी जनता है, क्यों नहीं? हम मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर चुना है? मुख्यमंत्री क्यों चुना है प्रदेश की जनता ने? अगर मुख्यमंत्री, अगर जिला मतलब यही आधार है आपका जनता के बीच जाकर वोट मांगने का? जी, जनता के बीच जाके वोट मांगने। बहुत बढ़िया है। फिर ये कुंतल जी जल्दी जवाब दे दीजिए। अच्छा, मेरे मित्र राघव जी ये मुझे बता दें कि इनके अलायंस का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, पहली बात। दूसरी बात, एक तथ्य राघव जी आपको भी बता देता हूं, 2005 से 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार थी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। कुंतल जी बता चुके हैं वो। कहां है राघव जी? इस बात का ऐलान करें राघव जी। अरे भाई राघव जी ऐलान करें ना, इनके तो इनके नेता मना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे। कृष्णा एल्लावेरू मना कर रहे हैं। नहीं, आप मान रहे हैं कृष्णा एल्लावेरू मना कर रहे हैं इस बात से, ये अनाउंस करें अभी। नहीं, आप बता दीजिएगा आपके नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री मैं होंगे तो क्या? छोटे सवाल पूछ रहा हूं, एक तथ्य मैं आपको बता देता हूं। अरे सुन तो लीजिए, बिल्कुल 100% 100% नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है। 100% 100% एनडीए का चेहरा बिहार में नीतीश कुमार, 100% हमारे नेता नीतीश कुमार। अब पूर्णिमा जी छोटी सी फैक्ट्स और बता देता हूं। 2005 से 2014 तक केंद्र में इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बिहार 9 सालों में मात्र 3 बार आए, मात्र 3 बार। और यूपीए सरकार ने 9 सालों में बिहार को दिए मात्र 2.5 लाख करोड़, मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से 2025 के बीच में 53 बार आ चुके हैं, 53 टाइम्स। और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिए हैं 17 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं राघव जी, ये जो पुल पुलिया आप देख रहे हैं, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ है माननीय प्रधानमंत्री का बिहार का। उनका कमिटमेंट है बिहार के लिए। बिहार को आपके बीमारू राज्य, आपने जो बीमारू राज्य बना दिया था, वो अब नहीं रहेगा बिहार का। क्या हुआ? धीरज सिंह कुशवाहा जी, चुनाव के समय धीरज सिंह जी करते हैं, बाद ठीक में है, कहते हो तो एक सेकंड से रुकेंगे। राजकुमार राजन, अरे साहब यहाँ तो 1 करोड़ रोजगार मिल रहा है। बाकी लोगों को भी लाने दीजिए चर्चा में, बाकी लोगों को भी लाने दीजिए। धीरज सिंह कुशवाहा साहब बार बार विपक्ष इस बात को सवाल क्यों रख रहा है कि भाई क्यों मेडिकल बुलेटिन नीतीश कुमार का जारी नहीं हो रहा है, बीजेपी क्या स्ट्रैटेजाइज कर रही है? और एक सेकंड ना राजन साहब अपनी बारी में प्लीज बोलिएगा, मुझे सवाल लेने दीजिए कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, बार बार नीतीश कुमार के हेल्थ बुलेटिन को जारी करने की बात होती है। नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस जितना होना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर उतना है नहीं, जब बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। दूसरी तरफ फ्रीबीज का ऐलान आप लोग करते हैं, महिला वोटर्स हैं, शराबबंदी के बाद महिला वोटर्स का सपोर्ट आपको मिला और बीजेपी महिला वोटर्स के सारे कई राज्यों का चुनाव जीतती आई है। ऐसे में जनता के बीच में नीतीश कुमार के को लेकर उठ रहे सवालों में कैसे जेडीयू खुद को जस्टिफाई करेगी? पूर्णिमा जी, आज से तंत्र का महापर्व है और लोग दो चीज अच्छे से काम करना शुरू कर। और अभी राघव जी ने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, असहाय हैं, और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझ भी चुके हैं कि हमारा यहाँ भला होने वाला नहीं है। तो पूर्णिमा जी आप ही बताइए कि अचेत भी कह रहे हैं, असहाय भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी समझ भी चुके हैं। इनके बात से ही आप समझ लीजिए कि ये लोग हचपच केवल करने में लगे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी आज के समय में 17 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। आप बता दीजिए देश में कोई ऐसा नेता है जो कि पूरे बिहार के लिए, किसी राज्य के लिए समर्पित होकर ऐसा काम कर रहा हो? मुख्य रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास नेता है, नियत है और नियति है। हम लोग उस संदर्भ में काम कर रहे हैं। और बिहार को इन लोगों ने आजादी के बाद और 2005 से पहले इन लोगों ने जो बिहार का जो हाल कर दिया था, उसको 20 वर्षों में उस गड्ढे को पाटने का काम किया गया है। अभी तो बिहार टेकअप करने के पोजीशन में आया है, क्योंकि बिहार का में न तो अस्पताल थे, न तो रोड, न तो बिजली थी, न स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, कुछ भी नहीं था। कुछ था भी तो जर्जर की स्थिति में था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने सब चीजों को दुरुस्त किया। और मुख्य रूप से जो महिलाएं के लिए जो आपने बात कही,
तो महिलाएं के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हर एक वर्गों में आरक्षण देकर महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया कि आज पुरुषों के साथ कदम से कदम तो मिलाकर एंटी काम कर रही है। इनकम्बेंसी ये नहीं है हमारी नीतीश उपलब्धि जी के लिए इस बार बिल्कुल भी? है। एक बार फिर से, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या नीतीश जी के लिए इस बार? बिल्कुल नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए एक विचारधारा बन चुके हैं और ये यही भारत है जहां पर माननीय नीतीश कुमार जी के खड़ाऊ रहकर शासन चलाया जा सकता है। ये लोग क्या बात करते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं, विचारधारा बन चुके हैं बिहार के लिए कि उनको लोग भगवान की तरफ पूजने का काम करता है बिहार में। ये आरजेडी वाले क्या समझेंगे? क्योंकि ये लोग केवल भ्रष्टाचारियों को, दंगाइयों को, ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले लोग, ये लोग क्या समझेंगे कि नेता का काम क्या होता है? हमारे नेता कहते हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति अगर आप नहीं की जा ये सोच सकती रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के खड़ाऊ रखकर शासन चलाया जा सकता है, तो बहुत गलतफहमी में है सर आप। अगर नीतीश कुमार नहीं है तो फौरन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उठाकर रख देगी। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि नीतीश कुमार की खड़ाऊ रख के शासन चलाया जा सकता है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है सर आप। एनडीए का माननीय नीतीश कुमार है, इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये लोग इतने बेचैन हो चुके हैं, ये लोग इतने बेचैन हो चुके हैं कि इस तरह की बात फैला रहे हैं। ठीक है सर, काउंटर्स लेने से पहले एक सेकंड सर, प्लीज एक सेकंड सर। रंजन जी जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया, कौशिक साहब फिर आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आप सबके काउंटर्स लूंगी मैं। राजन साहब आपके भी, राघव जी आपके पास भी मैं आती हूँ। रंजन सिंह साहब, चिराग पासवान अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखना तो चाहते हैं, है आवाज आ रही है? कंफर्म करेंगे सर के पास जा रही है कि नहीं? ठीक है रंजन सिंह जी, मैं कह रही हूँ चिराग पासवान अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखिए रखना और देखना तो चाहते हैं। सीटें आप लोग 40 के करीब चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 40 सीटों पर तो बात बन नहीं रही है। तो अपनी पोजीशनिंग को एलजेपी आर बिहार के चुनावों में कैसे देखती है? नमस्कार पूर्णिमा जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, हमारे नेता किंग मेकर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। किंग मेकर का मतलब क्या होता है? किंग मेकर का मतलब वही होता है कि जिसके प्रेजेंस से हमारी गठबंधन और ज्यादा धारदार और मजबूत हो जाए। आपने अगर पीछे के इतिहास पर थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए टिप्पणी डालते हैं, इनको महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, इनको गलतफहमी के शिकार है कि 2005 के बाद जनता इनको मौका दे दिया। जनता इनको मौका नहीं दिया। आप 2010 का चुनाव देख लीजिए, उसमें इनकी पोजीशन देख लीजिए। 2015 में इनकी पोजीशन इसलिए ठीक हुई क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में थे, इसलिए इनकी सीटें बढ़ गई। 2020 में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए से हट के चुनाव लड़े, 40-45 सीट का फायदा इनको हो गया। इनको लगा कि भाई जनता इनको पसंद करने लगी है। तो ये 2020 की 5 से लेकर 20 तक के सारे आपके आंकड़े आपके सामने हैं। इन्होंने प्लान पर बात किया पूर्णिमा जी, प्लान मैं आपको बताना चाहता हूं। 2005 में जिस तरीके से प्लान हुआ, उस समय सिर्फ लोग रोजगार के लिए प्लान नहीं करते थे, जान बचाने के लिए प्लान करते थे। जब यहाँ के युवा गए तो जान बचाने के लिए, जान माल को बचाने के लिए पूंजी का प्लान हो गया, यहाँ से व्यापारियों का प्लान हो गया। और आप बताइए 2005 में जो व्यक्ति प्लान करके अगर किसी राज्य में रोजगार सृजन कर लिया होगा, क्या वो आज अपने बाल बच्चों को, अपने शादी कर लिया होगा, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से प्लान नहीं करेगा क्या? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस तरीके के प्लान के सृजन करता है ये। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे के, हमारे कांग्रेस के मित्र, ये कम से कम मान तो रहे हैं कि बिहार में पुनः एनडीए सरकार आएगी और एकनाथ शिंदे वाला ये खेला करेंगे। ये दबे जवान से हमारी सरकार की वापसी को मान रहे हैं, लेकिन खेला हम करेंगे नहीं करेंगे ये तो हमारा व्यक्तिगत विषय है। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हमें लड़ना है और एनडीए का मजबूत सशक्त सरकार बनाना है। ये तो अपने आंकड़े को लेकर आगे चलते हैं। ये महिला की बात की है, बिहार उस दिन को देखा है जब 5 बजे 6 बजे शाम को महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आज बिहार की 50% महिला एनडीए सरकार के नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता बन गई हैं। लाखों महिलाओं को आप पुलिस से लेके शिक्षक के रूप में देखिए, समाज में अपने सेवाएं दे रही हैं। तो महिला अब सिर्फ घर सजाने की
मशीनरी नहीं रह गई है जो इनके समय में होता था। अब महिलाएं आगे आके नेतृत्व कर रही है, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन पैदा कर रही है। ये है एनडीए का सोच। एनडीए का सोच अगर आपको देखना है, बिहार के सड़कों पे इनके नेता जब वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं और गाड़ी जिस गति से ये लोग चलाते हैं, रंजन जी वो बात बिहार कर के ही चारों दी है। तरफ जब नजर डालते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व की बात कर ही दी है। तो चलिए इस बार जरा दिखाइएगा, बदल चुका है। इस बार जरा दिखाइएगा जब अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे तो उसमें महिलाओं का नाम कितनी जगह और कहां पर होगा, जरा करके दिखाइएगा। अगर महिलाओं के नेतृत्व की बात करते हैं, 5 उम्मीदवार हम लोगों को मिला था। महिलाओं का वोट पिछले सबको लोकसभा में चाहिए। हमने 2 महिला जितनी पार्टीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, जितनी पार्टीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाओं का वोट सबको चाहिए। लेकिन जब कैंडिडेट उतारने की बारी आती है तो महिलाओं को सबसे पीछे सब मिलकर करते हैं। सारी पार्टीज के लिए मैं कह रही हूं, कितना इनका परसेंटेज लो है अभी भी महिला रिप्रेजेंटेशन का चुनावों के समय। नारी बंधन अधिनियम ला दिया। अरे लाने से नहीं होता ना सर, करके दिखाइएगा। मैं तो कह रही हूँ लाने से क्या होता है, ला दिया, करके दिखाइएगा। अभी कह रहे थे कुंतल साहब कि ऐसा हो गया बिहार में, वैसा अभी हम आगे ये करेंगे। अरे और कितने साल चाहिए साहब, इतना समय हो गया सरकार बनाए हुए, अब तो करके दिखाई देना चाहिए था ना। सुनील कौशिक साहब, एसआईआर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपको लगता है कि एसआईआर का मुद्दा, जो मतदाता सूची में संशोधन हुआ, उसका ग्राउंड पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? दूसरा बड़ा सवाल सर ये है कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जहां पर नीतीश, वही बनाएगा सरकार। अब नीतीश कुमार पलट जाते हैं, दिक्कत ये है, भले ही इस बार कह चुके हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में बहुत अनप्रेडिक्टेबल साबित हुए। देखो, एसआईआर कार्यक्रम को लेकर के तो राजनीतिक दलों ने स्वयं समीक्षा कर ली होगी, और जहां तक मैं पत्रकार होने के नाते मानता हूं कि बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं रहा, और बिहार की जनता ने उसको स्वीकार भी नहीं किया। आज की जो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि बिहार का एक एक व्यक्ति उससे संतुष्ट होगा। एक एक बात जो उन्होंने बड़ा क्लियर कही कि किसी भी तरीके की हिंसा के बारे में कहा हो, बिहार की वोटर लिस्ट में किसी त्रुटियां थी उनके बारे में उन्होंने डिक्लेयर कहा हो, 15 दिन में वोटर कार्ड मिल जाएगा। मुझे लगता है 30 दिन 45 दिन लगते थे इसको, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और वोटर लिस्ट में हर जानकारी बिल्कुल स्पष्ट होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया। तो एसआईआर कार्यक्रम पर जो मुद्दा बिहार में कुछ राजनीतिक दल बनाना चाहते थे, वो मुझे नहीं लगता वो मुद्दा पर उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है सत्ता पक्ष के लिए, शराबबंदी, बेरोजगारी और पलायन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे लगता है एनडीए गठबंधन को और जोड़ देती हूँ इस पे, क्योंकि मैं ग्राउंड पर गंभीर मुद्दे की बात बता रहा हूँ, जो अधिकतर हर दूसरे पे मैं होकर आई हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये कुंतल साहब आप भी सुनिएगा, ग्राउंड पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराबबंदी आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ वो, लेकिन पूरे बिहार का युवा सूखे नशे की गिरफ्त में जिस तरीके से जा रहा है ना, उसको लेकर भी अगर आपकी सरकार बनती है या जो सरकार बनती है उसको सोचना होगा। पंजाब का हाल हम सब ने देखा है, हर एक युवा, कौशिक साहब, सूखे नशे की इतनी गिरफ्त में है इस वक्त, और ऐसी अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल जाता है। शराबबंदी के बावजूद भी आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। शराबबंदी आपकी डबल इंजन की सरकार है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो शराबबंदी को आप रोक नहीं पा रहे हैं? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो रहेगा बिहार की जनता के बीच, और महिलाएं इसको पूछेंगी। जब नीतीश जी शुरू में 2005 का हम जिक्र करेंगे तो यही एक ऐसे मुद्दे थे जहां नीतीश को बिहार की महिलाओं ने पसंद किया। बेरोजगारी को लेकर के आप देखेंगे जो पैमाने वहां हैं, कई बार लाठीचार्ज हम देख रहे हैं। बिहार के युवा जब सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार की तरफ से क्या होता है, ये सब मुद्दे हैं वहां। पलायन, अब 15 साल हो गए आपको सत्ता, 15 साल से ज्यादा हो गए। अब ये बार बार आप लालू प्रसाद यादव की सरकार को नहीं कोस सकते कि पलायन हम नहीं रोक पाए, वो सरकार रहेगी। ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जहां एनडीए गठबंधन को निश्चित तौर से बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, राजकुमार राजन जी अपनी बात को आप रखेंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेके फिर कुंतल जी आपके पास आती हूँ। देखिए, अभी एक भाई साहब जो है खड़ाओं की बात किए थे, नीतीश जी भरे मंच पर पूरे देश ने मीडिया के सामने देखा, एक आईएएस अधिकारी को जो गमला हाथ में देना चाहिए माथे पर रख दिए थे। टाइमर रख देंगे जरा। तो क्या 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 ये ऐसे व्यक्तित्व जो अपने व्यक्तित्व में इतना असंतुलन हो गया हो कि जो हाथ में रखी जाने वाली वस्तु है उसको माथे पर रखा जा रहा है, तो 14 करोड़ जनता को क्या वो नेतृत्व कर पाएंगे क्या?
पूरी बिहार सरकार अभी नेतृत्वहीन है, गुंजा पार्टी सरकार चला रही है। तो क्या प्रधानमंत्री के परिवार को गालियां देकर आप लोग नेतृत्वहीन हो गए हैं? विहीन नहीं तो हीन हो गए हैं। नहीं, देखिए, फिर उधर अगर डिबेट को ले जाती है तो बहुत सारी बातें नहीं, उसमें से क्यों निकलेगी। आपको लगता है कि उसका फिर कोई ऊपर असर समझे नहीं रहेगा हुआ कि होगा? किसने गाली दी थी? आपको लगता पुलिस नहीं कि कस्टडी उस में वहाँ पर व्यक्ति है, वो उसका किसका असर नहीं हुआ आदमी है, होगा? पूरा बिहार जानता मैं ये है। कहना चाह रही हूँ राजन साहब कि नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य से ऊपर बढ़िए ना, आपकी तो अपने बारे में तो बात करिए। सवाल है पूर्णिमा जी की बिहार के नेतृत्व करता है, वह नेतृत्व है उनके हाथ में, डिसीजन लेना है उनको, शासन विधि व्यवस्था चलाना है। आप देखिए नित दिन प्रत्येक दिन आप यह डाटा देखिए कि क्या बिहार की पोजीशनिंग क्या है अभी। थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे सर, टाइम बिहार का जो प्रत्येक दिन बलात्कार हो रही है, हत्याएं हो रही है, बता दिया आपने। लगातार विधि व्यवस्था खराब है, इंजीनियर के घर में राघव जी मिल रही है। राघव जी 30 सेकंड्स रख लो आपके लिए। राघव जी बताएं। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं बिहार के। ठीक है, 30 सेकंड राघव जी आपके काउंटर के लिए। देखिए, बिहार में कांग्रेस, तेजस्वी जी और सब गठबंधन बनकर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगे। 14 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा गठबंधन विजय होगा, क्योंकि इनका राज काफी सालों तक देख लिया और बिहार की जनता में जिस तरीके से बेरोजगारी और जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जी भी कह रहे थे माफिया, जिस तरीके से शराब माफिया पैदा हो गए, पलायन अभी तक नहीं रुक पा रहा, तो निश्चित रूप से जो बिहार की जनता जिस तारीख का इंतजार कर रही थी, आज चुनाव आयोग ने उनका घोषणा कर दी। और ये जरूर है कि हमें आज भी चुनाव आयोग के साथ भी हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक पार्टी बनकर काम कर रहा है आने वाले चुनाव में। तो चुनाव आयोग को बंद करवा दीजिए, लड़ लीजिए अकेले चुनाव मैदान में जाकर, करवा लीजिए संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, करवा लीजिए व्यवस्था होती हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं पहले भी रही चुनाव आयोग। हाँ, तो वही तो वो कर रही है। और आप लोग तो वोटर एडिशन डिलीशन की बात करते थे, आज भी कह दिया सीईसी ने कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो आए और ये तारीख तक आकर उसमें जुड़वा लें। आज भी वो कह रहे हैं, उसको भी आपने मुद्दा बनाया था ना कुंतल जी। देखिए, वह चुनाव जो होता है उसमें लास्ट तक चुनाव, कुंतल जी 2020 के चुनाव में डिफरेंस बहुत कम था, इस बार कुछ तो बहुत बेहतर करना होगा। पूर्णिमा जी, इस बार का हमारा लक्ष्य है 225 सीट। हमें पता है कि 2020 के चुनाव में डिफरेंस कम था, बहुत सारे कारण थे, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। 5 साल में हमने जो किया, इनफैक्ट 20 साल में हमने जो किया, हमारा चुनावी मुद्दा वही है। 15 साल वो इतिहास नहीं, वो तथ्य है। 15 साल बनाम हमारे 20 साल। बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 15 साल और हमारे 20 साल, वो उस गड्ढे को भी जानती है। बिहार की जनता ने वो दर्द देखा है। वो पलायन जो आप कह रही है ना पूर्णिमा जी, पलायन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के कारण था। लोगों को अपनी जान और माल का डर था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ पे संभावनाओं की कमी थी, जान और माल का डर था, इसलिए पलायन हुआ। रखेंगे कुशवाहा जी 30 सेकंड्स में प्लीज अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। रंजन जी आप भी, फिर कौशिक साहब आप भी। पूर्णिमा जी, अभी आरजेडी के साथी कह रहे थे राजकुमार जी की माननीय मुख्यमंत्री जी गमला रख रही है। आपको पता होगा सार्वजनिक मंच पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि ये लोग कहते हैं कि हमारे युवराज हैं, उन्होंने तजुर्बा को तरबूजा करने का काम किया था। और इनके जो पार्टी के जो मुखिया हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनके हाथों में देना चाहिए था ये बाबा साहब का फोटो, तो ये पैरों में रखा था। तो आप देखे होंगे कि इन लोग का चाल चरित्र क्या है, जो ये दिखावे की राजनीति करते हैं। ठीक है रंजन सिंह जी, हम लोग सबको साथ लेकर काम करते हैं। रंजन जी 30 सेकंड से अनम्यूट करेंगे रंजन जी। पूर्णिमा जी, बिहार की जनता पूरी तरह समृद्ध है, राजनीतिक रूप से परिपक्व है, वो जानती है कि हमें किसको चुनना है और क्यों चुनना है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात बखूबी रूप से जानते हैं। वो जानते हैं कि डबल इंजन की गवर्नमेंट है, केंद्र में जिसकी सरकार होगी, चूंकि केंद्रीय वित्तीय सहायता के बिना बिहार का विकास अभी संभव नहीं है, तो इसलिए जनता डबल इंजन के सरकार को पुनः स्थापित करेंगे कि ताकि उनको विकास की रफ्तार बरकरार रहे। इस बार का चुनाव विकास के एजेंडे पर ज्यादा दिखाई देगा या वही जातिगत समीकरण फिट होंगे फिर से? कुछ राज्य तो हैं जहां निश्चित तौर से बिहार भी उसमें आता है
कि जातीय का जो समीकरण होता है वो निश्चित तौर से बहुत भारी पड़ता है, लेकिन विकास के मुद्दे पर भी मुझे लगता है बिहार की जनता निर्णय करेगी। वो 10 साल कांग्रेस के, ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार रहते हुए बिहार का कितना सहयोग किया, मनमोहन सिंह के रहते हुए कितना लाभ मिला और नरेंद्र मोदी के रहते हुए कितना लाभ मिला। कितनी बार मनमोहन सिंह जाते हैं, कितनी बार नरेंद्र मोदी जाते हैं। निश्चित तौर से इस बात का निश्चित तौर से समीक्षा बिहार की जनता करेगी, चाहे उद्योग के निवेश को लेकर के हो, मैं तो गया हूं, चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे विद्युतीकरण को लेकर के हो। विद्युतीकरण लगता है मुझे 98% हो गया है वहां पे। आप उद्योग निवेश की बात करेंगे तो 2005 के अपेक्षा 131% बढ़ा हुआ है। शिक्षा को बात करेंगे 33% वृद्धि उसमें हुई है। कृषि और सब तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन तेजस्वी का जो युवा रोजगार वाला जो कैंपेन है वो भी बिल्कुल दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट। और अगर चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसका भी एक कसर ग्राउंड पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुंतल कृष्णा जी, सत्येंद्र राघव जी, राजकुमार राजन साहब, धीरन सिंह कुशवाहा, रंजन सिंह जी, सुनील कौशिक साहब, आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। 2 चरण में होंगे बिहार के चुनाव, तारीखों का ऐलान, नतीजों की तारीख भी तय हो चुकी है 14। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए भारत 24 के साथ।